हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इसके पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे 64th बीपीएससी के एग्जामिनेशन के बारे में, तो जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था 25 क्वेश्चंस को। इस वीडियो में हम लोग 26 क्वेश्चंस से और उसके आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं और उसको डिफाइन करके हम लोग समझने वाले हैं कि किस प्रश्न का कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 26वें नंबर का प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर 26वें नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग लोकसभा में आरक्षण की बात करें अनुसूचित जातियों के लिए, तो ये आपका है आर्टिकल 330, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है अनुच्छेद 330 के तहत जो है इनको आरक्षण प्रोवाइड किया गया है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की अगर हम लोग चर्चा करें तो अगला प्रश्न हमारा है राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता, उसके बाद संसद का हिस्सा होता है, उसके बाद संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है। तो यहाँ पर समझिए, अगर 27वें नंबर प्रश्न की बात कर ले तो 27वें नंबर का जो अगर हम लोग प्रश्न की बात कर ले तो ये संसद का एक हिस्सा होता है। संसद का एक हिस्सा होता है, लेकिन ये किसी भी बैठक में भाग नहीं लेता है। लेकिन इसके राष्ट्रपति के कई सारे कार्य होते हैं, जो कि मैं अगले वीडियोज में जो है आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ कि राष्ट्रपति के मुख्य रूप से क्या क्या कार्य होते हैं और इसकी संवैधानिक वैधता क्या होती है। तो यहाँ पर अगर इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखें तो अगला प्रश्न हमारा कहता है 28वें नंबर का, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। तो अगर हम लोग बात कर ले 28वें नंबर का, तो यहाँ पर 28वें नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 40 के तहत जो है आप कह सकते हैं कि पंचायत के गठन के लिए सरकारों को ये निर्देश देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। तो 29वें नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात कर ले तो झारखंड राज्य जो है 2000 ईस्वी में अस्तित्व में आया था और ये बना था आपके बिहार से अलग होकर के। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है ये झारखंड राज्य बिहार से अलग हो गया था। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात कर ले 30वें नंबर प्रश्न की, तो तीसवा नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की स्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया। तो 30वें नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात कर ले तो 30वें नंबर प्रश्न का अगर हम लोग ऑप्शंस की बात कर ले तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं वो एग्जैक्ट नहीं है। ये 1988 ईस्वी में इन्होंने अपना क्या किया था, अपना प्रतिवेदन जो है सरकार के सामने जमा किया था। तो यहाँ पर अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो 31वां नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर अगर इसके राइट आंसर की बात कर ले तो आर्टिकल 280 के तहत, यानी अनुच्छेद 280 के तहत जो है इसके जो है गठन का प्रावधान किया गया है। और ये मुख्य रूप से फाइनेंशियल रिलेशन को बताता है, जो कि आपके फाइनेंशियल रिलेशन को बताने का काम करता है, जो भी केंद्र सरकार होती है और जितने भी स्टेट होते हैं उन सब के बीच। तो यहाँ पर याद रखना अनुच्छेद 280 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत का महान्यायवादी किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसके द्वारा नियुक्त होता है। तो यहाँ पर 32वें नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो अगर इसके आंसर की बात कर ले तो इसको नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैक्सिमम पद जो है जिनको नियुक्त करने का काम किया जाता है वो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। तो यहाँ से भी आप लॉजिक लगा करके इस चीज़ को समझ सकते हैं। उसके बाद है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। तो 33वें नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात कर ले तो 33वें नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4% जो है इसका लक्ष्य रखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। तो यहाँ पर इसके सामने जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 34वें नंबर प्रश्न का, तो 34वें नंबर प्रश्न की अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो इसके नाम से ही आपको मतलब समझ में आता होगा। मेक इन इंडिया जो है इसको बनाने का जो मकसद था ये मुख्य रूप से 2014 ईस्वी में जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था 2014 ईस्वी में, जिसमें मुख्य रूप से 25 सेक्टर्स को जो है 25 इकोनॉमिक सेक्टर्स को इसमें शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि जो भी विदेशी कंपनियां हैं या जो कोई भी कंपनियां हैं वो भारत में आकर के उत्पादन करें और भारत के बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करें। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट को यह बढ़ावा देने
का काम किया गया था मेक इन इंडिया के द्वारा। अब यह सफल कितना हुआ, आप लोग जो है इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये मेक इन इंडिया कितना ज़्यादा सफल हुआ, क्या इसकी क्या और मायने हो सकते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात कर ले 35वें नंबर की, तो 35वां नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है। तो यहाँ पर अगर इसके ऑप्शंस की बात कर ले, तो जैसा कि मेक इन इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेक इन इंडिया जो है मुख्य रूप से ये 25 इकोनॉमिक सेक्टर्स को इसमें शामिल किया गया था, जिसका काम था बिजनेस करना या उसको बढ़ावा देना। इज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी बिजनेस से रिलेटेड है। उसके बाद है स्टार्टअप इंडिया, ये भी आप कह सकते हैं कि छोटे मोटे अगर आप काम करना चाहते हैं, युवा हैं, तो आप जो है सरकार से लोन लेकर के अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं। लेकिन डिजिटल इंडिया जो है ये लोगों को दक्ष करने के लिए मुख्य रूप से लागू किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 35वें नंबर प्रश्न का। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा 36वां नंबर, तो पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो देखिए यहाँ पर जो भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये मुख्य रूप से एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा इस प्रस्ताव को पास किया गया था। तो ये मुख्य रूप से रूरल अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट के लिए इसको मुख्य रूप से लागू किया गया था, जो कि इनका टारगेट था। ये इन्होंने मुख्य रूप से ये इनके टारगेट था कि इन सब चीज़ों को जो है लागू किया जाए ग्रामीण क्षेत्रों में। 37वें नंबर प्रश्न की बात कर ले, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी। तो 37वें नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात कर ले, तो 37वें नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा महिला साक्षरता दर उस समय जो है 65.5% हुआ करती थी, जो कि काफ़ी निम्न है। उसके बाद बात कर ले अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह को विचार में दिया था। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं, तो यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस ने जो है मुख्य रूप से स्वयं सेवा समूह को विचार में देने का काम किया था। और ये मुख्य रूप से 1976 यानी 1976 के काल में उन्होंने ये विचार दिया था, तो इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया था। तो अगर हम लोग अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न हमारा कहता है वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन था। तो अगर हम लोग उस समय की बात करें, चूंकि ये क्वेश्चन 2018 का है, तो उस हिसाब से ही हम इसके आंसर्स को देखेंगे और समझेंगे कि जो है वर्तमान समय में जो है इसके कह सकते हैं कि गवर्नर कौन है। तो यहाँ पर अगर 39वें नंबर प्रश्न की बात कर ले, तो उर्जित रविंद्र पटेल जो है मुख्य रूप से अगर हम लोग बात कर लें, तो उस समय जो है गवर्नर हुआ करते थे हमारे आरबीआई के, जो कि 2018 ईस्वी 2018 तक थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने 2018 में आए, तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, जिसके बाद जो है जिस समय जो है उर्जित आर पटेल, यानी आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है सो हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप हम लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अभी वर्तमान समय में जो है रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है, तो हम लोग जानना चाहते हैं कि जो है आप लोगों का प्रिपरेशन किस हिसाब का है। अगले प्रश्न की अगर देखिए, अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से कौन सा है कि कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। तो कुशल सिंचाई है, उसके बाद गुणवत्तापूर्ण बीज है, कीटनाशकों का प्रयोग है, उसके बाद है उर्वरकों का प्रयोग। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए, आप लोग कह सकते हैं कि ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें सारे स्टेप्स को अगर हम लोग फॉलो करते हैं, तो ये कृषि की उत्पादकता को बढ़ा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगले प्रश्न की ओर देखें, तो अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि परिसंपत्तियों का निर्माण करना इसका उद्देश्य नहीं था, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य नहीं था, जल प्रबंधन को भी बढ़ाना इसका उद्देश्य नहीं था। ये ग्रामीण आय को ये बढ़ाना चाहते थे हम लोग मनरेगा के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 42वें नंबर प्रश्न की और अगर हम लोग बढ़े, तो 42वां नंबर प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017 से 18 के अभिष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था। तो 42वें नंबर प्रश्न की अगर हम लोग चर्चा करें, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत को शिक्षित करना जो है 2017 ईस्वी के अभिष्ट बजट में इसको शामिल नहीं किया गया था। यानी अगर हम लोग बात कर लें, तो ये जो है अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 43वें नंबर प्रश्न की अगर हम लोग चर्चा करें, तो 43वें नंबर प्रश्न के ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है। हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती करना, गहन कृषि जिला कार्यक्रम करना, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम और बीज उर्वरक जल तकनीकी की अगर हम लोग बात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये मुख्य रूप से बीज उर्वरक जल तकनीक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में से कौन नीति आयोग का सीईओ है। तो ये भी उस समय का ही प्रश्न है। आप कह सकते हैं कि उस समय अमिताभ कांत जो थे वो सीईओ थे आपके नीति आयोग के 2018 के। हम लोग करंट अफेयर्स से ये क्वेश्चन लिया गया है।
तो बात कर ले अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन से केरल, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग इसके राइट आंसर की बात करें तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि बिहार में जो है जनसंख्या घनत्व इन सभी राज्यों में सर्वाधिक है। 40वें नंबर प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़े तो कहता है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंग अनुपात क्या है। तो 40वें नंबर प्रश्न की अगर हम लोग चर्चा करें तो 40वें नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1918 जो है, यानी सॉरी 1918 918 यानी 1000 पुरुष पे यहाँ केवल मात्र जो है 918 महिलाएं हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि किस बिहार के किस जिले का जो है लिंग अनुपात सबसे न्यूनतम है। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। देखते हैं आप लोगों का प्रिपरेशन किस हिसाब से चल रहा है। उसके बाद बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। तो 47वें नंबर प्रश्न की अगर हम लोग चर्चा कर लें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2006-07 के लिए इसको प्रकाशित किया गया था। और इससे पहले कभी भी जो है सो ये ये आप कह सकते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित नहीं किया गया था। उसके बाद है बिहार में अप्रैल से जून 2018 के दौरान किस क्षेत्रक ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह को आकर्षित किया था। तो 48वें नंबर अगर हम लोग प्रश्न की चर्चा करें तो 48वें नंबर प्रश्न की अगर राइट आंसर की बात करें तो सेवा क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा जो है आप कह सकते हैं कि आकर्षित किया था, यानी राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। 2017 से 18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। तो 49वें नंबर प्रश्न की अगर हम लोग चर्चा कर ले तो 70% से अधिक जनसंख्या जो है 2017 से 18 में बिहार राज्य में कृषि से संबंधित था। यहाँ कृषि से संबंधित एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस क्षेत्र में जो है आप कह सकते हैं छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। तो वो समझ लीजिएगा वो कृषि क्षेत्र ही है जिसमें छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। हम अपना 50वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं आज के सेशन का। तो बिहार राज्य में वर्ष 2016 से 17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी। तो 2016 से 17 के दौरान आपका आर्थिक विकास पूछ रहा है। 50वें नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात कर ले तो उस समय जो है मुख्य रूप से 10.2% जीडीपी थी, जो कि इसके ऑप्शंस में ही नहीं है। तो 10.2% इसका जीडीपी हुआ करता था। 2016 से 17 में 6.57 जो है इसकी जीडीपी हुआ करती थी। और अगर इसके ओवरऑल जीडीपी की बात कर ले तो 10.2% इसका जीडीपी था, जो कि इस ऑप्शन में ही नहीं है। तो फ्रेंड्स यहीं पर आज के हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। थोड़ा सा छोटा ही है, अगले सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी प्रश्नों को हल किया जाए। और इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है या इसको और भी डीपली जाकर के एक्सप्लेन किया जाए। तो आप अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पहुंचा सकते हैं, ताकि अगर इसमें कोई कमी हो तो उसको सुधार किया जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।